हेलो मुंसियो, हे योर मेंटर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसी यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये है इसका पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके या हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने बहुत चीज़ें कवर करी हैं, जैसे इसकी मीनिंग कवर कर दी है और इम्पोर्टेंस देख दिए हैं कि इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट के, और फीचर्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के। एक सेकेंड, फीचर्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के। अभी मेरे थोड़ा आदत नहीं है इसमें लिखने की। फीचर्स क्या क्या होते हैं मैनेजमेंट के, और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है मैनेजमेंट के। ये 3 चीज़ें हमने बहुत अच्छे से सीखी थी कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैंने आपको बहुत ही प्यार से सिखाया था और इम्पोर्टेंस फीचर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। होप मैंने आपसे बोला भी था कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो आने तक आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तो अगर आपने पढ़ लिया है, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताओ इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इफेक्टिवनेस, और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मीनिंग क्या होती है, आप कमेंट में बताओ। देखो, मैंने आपसे पहले भी बोला है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आप टीम मुंशी से बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हो, बिजनेस स्टडीज़ के अकाउंट और इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो, तो 90+ मार्क्स आपके गारंटीड हैं। और अगर आप, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बोला था कि याद कर लेना, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, अगर आप वैसे पढ़ते हो तो 95+ मार्क्स आपके गारंटीड है। ठीक है, तो बाकी बातें छोड़ते हैं और पढ़ते हैं आज पार्ट 2 को। पार्ट 2 में क्या क्या है, पार्ट 2 में है पहला टॉपिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर का मतलब मैंने आपको उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि नेचर मतलब होता क्या है। नेचर मतलब होता है स्वभाव, किसी भी चीज़ का स्वभाव। हम बोलते हैं ना इसका नेचर कैसा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्वभाव। हम कभी भी बोलते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है, तो इसका नेचर कैसा है। तो मैनेजमेंट का नेचर कैसा है वो हम देखते हैं। बहुत लोग ना मैनेजमेंट को क्या साइंस बोलते हैं, मैनेजमेंट एज ए साइंस। बहुत लोग मैनेजमेंट को आर्ट बोलते हैं, मैनेजमेंट एज ए आर्ट। बहुत लोग मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है। ये देखते हैं मैनेजमेंट क्या है। उससे पहले मुझे आप लोग एक चीज़ बताओ, आपके स्कूल में कहाँ तक सिलेबस हो गया है। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ तक हो गया है, या इससे आप आगे निकल गए हो या अभी पीछे ही हो। तो आप बताओ कि आपके स्कूल में कहाँ तक सिलेबस हो गया है। अब देखते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। हम एक एक करके तीनों को देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या साइंस है, मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है, या मैनेजमेंट आर्ट है। तो पहले देखते हैं मैनेजमेंट साइंस। लेकिन मैनेजमेंट साइंस है ये देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है। साइंस बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो यहाँ पे लिखा भी है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में पढ़ना बहुत पड़ता है। ठीक है, साइंस में जो नॉलेज है सिस्टमैटिक वे में रखी गई है, और ये सर्टेन ट्रूथ, जनरल ट्रूथ होते हैं। ये सर्टेन जनरल ट्रूथ मतलब साइंस में जो भी एक्सपेरिमेंट होगा वो सच होगा। अगर जैसे कोई, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ ग्रेविटी का। ठीक है, ग्रेविटी जो लॉ है वो जनरल ट्रूथ पे बेस है कि हाँ, एप्पल नीचे गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, ग्रेविटी है। तो साइंस एक ऐसी चीज है जो जनरल ट्रूथ पे बेस होती है, सच्चाई होती है, और इसका एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में पहला एलिमेंट क्या होता है, हाइड्रोजन। तो वो इंडिया में भी हाइड्रोजन होता है, वो बाहर भी हाइड्रोजन होता है। तो हर जगह साइंस एक ही जैसी है, और हर जगह उसके एक फॉर्मूले जो जनरल ट्रूथ है यूनिवर्सल फॉलो होते हैं। तो क्या मैनेजमेंट साइंस है, इसे देखते हैं। तो पहले सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट हैज ओन थ्योरीज प्रिंसिपल्स डेवलप थ्रू द कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी। जो मैनेजमेंट है इसकी खुद की थ्योरीज हैं, इसके प्रिंसिपल्स भी हैं। प्रिंसिपल आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। क्या मैनेजमेंट के, जैसे साइंस में हमारे पास पढ़ने के लिए एक स्टडी मटेरियल होता है, मैनेजमेंट में भी तो है। आप मैनेजमेंट ही तो पढ़ रहे हो अभी, मैनेजमेंट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यही तो पढ़ रहे हो। अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर आ जाता है। जब पढ़ने के लिए स्टडी मटीरियल तो है ना, तो मैनेजमेंट के पास भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, जैसे Na है, Na सोडियम होता है। ठीक है, अगर हम इसको Na को H2O में डालेंगे, H2O क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, Na को अगर हम H2O में डालेंगे तो ब्लास्ट होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। तो जितने भी प्रिंसिपल होते हैं
साइंस के अंदर वो किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा पढ़े हैं। जैसे न्यूटन के ऊपर सेब गिरा तो उसने ग्रेविटी डिफाइन कर दी। तो ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो साइंस के अंदर होते हैं, क्या मैनेजमेंट के अंदर भी होते हैं? जी हाँ। आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे टेलर के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं, इन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल दे रखे हैं जो मैनेजमेंट के अंदर भी होते हैं, तो ये भी फॉलो होता है मैनेजमेंट में। अब देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है? इट एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड रिजल्ट। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप सोडियम को पानी में डालोगे कोई ना कोई रिएक्शन होगी, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डालोगे कोई ना कोई रिएक्शन तो होगी ना। तो साइंस के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है। अगर आप कोई एक्शन करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। क्या मैनेजमेंट के अंदर भी होता है? हाँ होता है। अगर आप बेटर मोटिवेट करोगे अपने एम्प्लॉय को, अपने सबऑर्डिनेट को, क्या पता वो हाई प्रोडक्टिविटी में काम करे। मोटिवेट करोगे तो क्या पता वो करे, क्या पता करे, उसका भी कोई फिक्स नहीं है। पर साइंस में फिक्स है कि हाँ अगर आप उसको पानी में डालोगे या किसी भी केमिकल के साथ मिलाओगे तो रिएक्शन होगी ही होगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये तो पूरा फिक्स होता है। पर जो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ये पूरी तरीके से फॉलो नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो साइंस में 100% रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन मैनेजमेंट में मिलने के चांसेस कम है। क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट क्या है? वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है और इंसान की तो फितरत ही बदलना होती है। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ पे लिखा है विच इज अनप्रिडिक्टेबल। हेंस अनलाइक प्योर साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तरह ये प्योर साइंस तो नहीं है, बट हम इसको सोशल साइंस बोल सकते हैं, या हम इसको इनएग्जिट साइंस बोल सकते हैं, या हम इसको सोशल साइंस बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं सोशल साइंस? क्योंकि इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर की करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है। मान लो अगर आपका ही बिजनेस है, आपका बिजनेस है, आपने अपने एम्प्लॉय को बोला कि हाँ इस मंथ के एंड तक मेरे को चाहिए, आपका शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस है, तो आपने अपने एम्प्लॉय को बोला कि हाँ इस मंथ के एंड तक मुझे इतनी शर्ट प्रिंटेड चाहिए। तो अब आप उसको कंपनसेशन दोगे या आप उसको कोई एक्स्ट्रा कोई पैसा दे दोगे, ठीक है, एक्स्ट्रा मॉनेटरी फंड दे दोगे कि हाँ ये लो तुम्हें इतना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, तुम इतना काम करके दो। क्या बताओ मोटिवेट हो जाए, पर कोई फिक्स नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। पर आप साइंस में क्या करोगे? साइंस में अगर आपने केमिकल्स वगैरह को एक साथ मिलाया तो कोई ना कोई रिएक्शन होनी गारंटीड है। तो तब ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है कि आदमी मूडी होता है, आदमी बदल जाता है, आज किसी के साथ कल किसी के साथ। तो तभी मैनेजमेंट भी सोशल साइंस है, एग्जैक्ट साइंस मैनेजमेंट नहीं है। अब देख लेते हैं मैनेजमेंट क्या आर्ट है। देखो आर्ट से क्या वर्ड निकल के आता है? आर्ट से वर्ड निकल के आता है आर्टिस्ट, ठीक है। हर किसी के अंदर अपनी अपनी आर्ट होती है, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ये भी एक आर्ट है। आपकी क्लास में कोई बच्चा अच्छा गाना गा लेता होगा, वो भी एक आर्ट है। आपका टीचर पढ़ा रहा है, वो भी एक आर्ट है। टीचिंग भी तो एक आर्ट है। तो आर्ट रिफर टू एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल, अपनी अपनी स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड गोल। गोल्स को अचीव करने के लिए हर किसी की अलग अलग स्किल्स होती हैं, क्रिएटिविटी होती है। देखो मैं आपको समझा यहाँ लेता हूँ, तो जो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखता हूँ आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करो। आप एक अलग से कॉपी बना सकते हो जिसमें आप नोट्स लिख सकते हो। यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से नोट्स आपके लिए बना के लाता हूँ, शॉर्ट नोट्स, जो आपको रिवाइज करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े आंसर तो आपका टीचर भी लिखा ही लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट नोट्स लाता हूँ जिनकी वजह से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए, ठीक है। और यहाँ से आप जो मैं बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट मैं बोल देता हूँ, उसको भी आप नोट करो। और यहाँ तो सभी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करते जाओ। क्या यार छोटा छोटा ही तो है, इसको नोट आप कर ही सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हाउ मैनेजमेंट लुक लाइक एन आर्ट। यहाँ पे देखते हैं पर्सनल एप्लीकेशन। क्या पर्सनल एप्लीकेशन है? जी हाँ, मैनेजर अपना अपना पर्सनल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। क्यों? मैनेजर अप्लाई प्रिंसिपल डिफरेंटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड स्टाइल टू मैनेजमेंट हैंडल द सेम सिचुएशन इन यूनिक वे। अब यहाँ पे मैनेजमेंट को छोड़ के हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो आपका टीचर भी पढ़ा रहा है, वो भी एक आर्ट है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक आर्ट है। आपको मेरा पढ़ाना ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, टीचर का लेट आता है, तो ये अलग उनका पर्सनल एप्लीकेशन है। मेरा एप्लीकेशन है कि मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा लेता हूँ, ठीक है। मैं यूनिक से पढ़ाता हूँ जो आपको समझ में आ जाता है, टीचर का समझ में क्या उतना नहीं आता हो, ठीक है। तो पर्सनल एप्लीकेशन है। तो बिजनेस के अंदर भी ऐसा ही होता है।
जो मैनेजर होता है वो अपने अपने प्रिंसिपल्स या जो भी उसका एक्सपीरियंस है उसे अपने स्टाइल से और डिफरेंटली अप्लाई कर सकता है। एग्जाम्पल देखो, 2 मैनेजर में हैंडल सेम सिचुएशन इन डिफरेंट वे। देखो कोई भी 2 मैनेजर हैं वो सेम सिचुएशन को डिफरेंटली सॉल्व कर सकते हैं। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, मैनेजर मस्ट थिंक क्रिएटिवली टू सॉल्व प्रॉब्लम, डिसीजन एंड लीड टीम। देखो मैनेजर को क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, डिसीजन बनाने के लिए। कोई भी नए डिसीजन बिजनेस में बनते हैं तो उसके लिए क्रिएटिव सोचना बहुत ज़रूरी है, और टीम को लीड करने के लिए भी आपने क्रिएटिव और इनोवेशन लाना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल है, क्रिएटिंग अ मार्केटिंग कैंपेन नीड्स क्रिएटिविटी। मार्केटिंग कैंपेन अगर आप लॉन्च करते हो तो वहाँ भी क्रिएटिविटी चाहिए ही चाहिए होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है जो को प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोलते हैं। अगर आप मैनेजर हो, आप हर बार एक चीज़ अप्लाई करते करते जा रहे हो तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ जो सारे जो 3 के 3 पॉइंट्स हैं ये तीनों आर्ट के साथ मैच करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट इज एन डेफिनेटली आर्ट। मैनेजमेंट इज डेफिनेटली एन आर्ट। मैनेजमेंट डेफिनेटली एक आर्ट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जजमेंट, स्किल्स और इनोवेशन होती हैं जो आर्ट के अंदर होती हैं वो ही मैनेजमेंट के अंदर भी होती हैं। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट आप बोल सकते हो। अब देखते हैं प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है? प्रोफेशन किसे बोलते हैं? इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। तो प्रोफेशन इज अ ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। प्रोफेशन इज अ ऑक्यूपेशन, ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें स्पेशलाइज्ड एजुकेशन चाहिए, फॉर्मल ट्रेनिंग एंड कोड ऑफ कंडक्ट, इसके लिए एक अलग से ट्रेनिंग चाहिए। देखो आप एग्जांपल देखो, अगर आप सीए बनना चाहते हो वो भी तो एक प्रोफेशन है, उसमें आपको एक पढ़ाई, उसमें स्पेशलाइज्ड एजुकेशन आपने लेनी पड़ती है ना, पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्जाम्स देने पड़ते हैं, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो वही प्रोफेशन है। अब देखो मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है, इसे जान लेते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, क्या एकेडमिक कोर्स, जैसे मैंने अगर आपने सीए बनना है तो उसका एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? जी हाँ है। सीए के लिए आपने बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, एक एकेडमिक कोर्स होता है। क्या मैनेजमेंट का है? हाँ, क्यों नहीं है, अभी आप वही तो पढ़ रहे हो, तो ये फॉलो होता है। फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, देखो अगर आपने सीए बनना है तो उसके लिए आपने फॉर्मल एजुकेशन लेनी पड़ेगी और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसा है, आपको बीबीए पढ़ाया जाता है, एमबीए पढ़ाया जाता है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाते हैं। जी हाँ, ये भी फॉलो होता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, देखो कभी भी आप अगर सीए बनना चाहोगे, डॉक्टर तो अब तुम नहीं बन पाओगे, सीए बनना चाहोगे या कोई अकाउंटेंट की जॉब लेना चाहोगे, वो भी एक प्रोफेशन है, तो क्या आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है? जी हाँ, आपके लिए एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है। अगर आपको ये सब बनना है तो आपने एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। बट क्या मैनेजर बनने के लिए ये सब करना ज़रूरी है? जी नहीं। मैनेजर बनने के लिए बस आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, जो मैच करता था आर्ट के साथ। ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब देखो ये आपकी पढ़ाई से इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये सब याद नहीं होता, पर कॉमर्स एज एन कॉमर्स स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए। जैसे और लोगों की अथॉरिटी होती है, कोई एसोसिएशन होती है, वैसे ही कॉमर्स की भी एक एसोसिएशन है जिसका नाम है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। बट इसमें मेंबर्स, बस इसका मेंबर होना इतना मैंडेटरी नहीं है, मेंबरशिप इसमें इतनी मैंडेटरी नहीं है, तो ये उतना पॉपुलर नहीं है। तो इसका कंक्लूजन क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ पार्शियली प्रोफेशन, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें फॉलो होती हैं तो उस वजह से ये पार्शियली प्रोफेशन है। आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग एक तरीके से बोल सकते हो मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस भी कैसी? सोशल साइंस। अब देख लेते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। देखो आपके यहाँ पे भी दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, ये आपकी बुक में बनाया होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे आप, ठीक ना, इसको ध्यान में रखेंगे। इस वाले चार्ट को आपकी सबकी बुक में होगा, एनसीईआरटी में भी होगा, अगर कोई एडिशनल बुक है उसमें भी होगा। इसी का कंक्लूजन यहाँ है, तो हम अभी इसे देखेंगे। ठीक है, देखो लेवल्स कितने टाइप के होते हैं मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट के अंदर 3 टाइप के लेवल होते हैं। पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तीसरा है लोअर और ऑपरेशन, इसको हम सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, CEO होते हैं, MD होते हैं। इनका काम क्या होता है?
स्ट्रेटेजी बनाना, गोल्स को सेट करना। देखो 3 टाइप के मैनेजमेंट लेवल होते हैं, या आपको अगर मैं इससे हट के भी बताऊं तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। देखो 3 टाइप के आपने एग्जाम्पल लेंगे, हम एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्योंकि ताकि हमें बहुत आसानी हो समझने में। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे। मान लो आपकी कंपनी है, यहाँ पे आप क्या बेचते हो, यहाँ पे मान लो आप कपड़े बेचते हो, ठीक है। तो आपकी कंपनी में जो गोल सेट करेंगे, पहले तो आप ही सेट करोगे कि आप क्या होगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगे, ठीक है। आप या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगे या सीईओ होगे। कंपनी के सीईओ होते हैं, जो टॉप लेवल में होता है उनका काम क्या होता है, गोल सेट करना, प्लानिंग बनाना, स्ट्रेटजीज बनाना। उसके बाद आप क्या करोगे, अपने मैनेजर्स को बुलाओगे, ठीक है, मैनेजर को बुलाओगे और उससे बोलोगे कि ये जो प्लान मैं तुझे बता रहा हूँ इसको देख और इम्प्लीमेंट करवा, ठीक है। आप क्या करोगे, वो प्लान जो नीचे आपसे नीचे होंगे वो प्लान को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। वो मैनेजर क्या करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे लोअर लेवल के पास, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं वो लोअर लेवल के पास और उनसे क्या करवाते हैं, वो फॉलो करवाते हैं जो प्लान बनाया था टॉप लेवल वालों ने। वही कंक्लूजन यहाँ पे दिया है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ और एमडी होते हैं, जिनका काम क्या होता है, स्ट्रेटेजी और डिसीजन को बनाना, गोल्स को सेट करना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है, इम्प्लीमेंट करना कोई भी जो प्लान्स हैं, जो गोल्स हैं जो टॉप लेवल द्वारा दिए गए हैं। और लोअर लेवल सुपरवाइजरी लेवल का काम क्या होता है, इसमें सुपरवाइजर होते हैं, फॉरमैन्स होते हैं और काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, जिनका काम क्या होता है, डायरेक्ट डे टू डे एक्टिविटीज़ को करना जो प्लान के अकॉर्डिंग दी गई हैं। होप आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। देखो मैंने यहाँ पे आपको इसको बहुत ही अच्छी से समझा तो दिया है, पर आपको एक बार इसको ज़रूर देखना पड़ेगा बुक से। तो प्लीज़ एक बार इस टॉपिक को बुक से देख लेना, क्योंकि बुक में और भी नाम दिए गए हैं, उतने नाम लिखता तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होता, तो आपको इजीली समझ आ जाए इसलिए मैंने ये बना रखा है। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, ठीक है, मैनेजमेंट के हमने इंपॉर्टेंस देखे। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट के फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। देखो मैंने इनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन किया है। एक एक लाइन में एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि अगर आप अपना सिलेबस देखें या आप अपना चैप्टर्स, अगर आप अपनी बुक में भी चैप्टर्स देखें तो इन पांचों में पूरे चैप्टर बने हुए हैं। तो इन पांचों को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे भी मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो प्लानिंग क्या होती है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसीजन एक्शन। प्लानिंग क्या होती है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग एक्शन। प्लानिंग, प्लान करना, उसे ही तो हम प्लानिंग कहते हैं। इसकी एक डेफिनेशन है जो आप अपने प्लानिंग वाले चैप्टर में पढ़ोगे। प्लानिंग ये होता है कि पहले से सोचना क्या करना है, ऑब्जेक्ट सेट करना, मतलब शॉर्ट आप समझोगे गोल सेट करना प्लानिंग के अंदर आता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, असाइनिंग ड्यूटी और ग्रुपिंग टास्क। ड्यूटी को असाइन करना और टास्क को देना, ये आता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। स्टाफिंग के अंदर क्या आता है, स्टाफ को रिक्रूटमेंट करना, स्टाफ को अंदर लाना, उनका ट्रेनिंग कराना, उनका डेवलपमेंट कराना। डायरेक्टिंग क्या होती है, डायरेक्शन दिखाना, एम्प्लॉय को गाइड करना, लीडिंग करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉय को। कंट्रोलिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग में क्या होता है कि आप मेजर करेंगे परफॉर्मेंस को, करेक्ट हो रही है या कोई इसमें डेविएशन है, ठीक है, आप मेजर करेंगे। कंट्रोलिंग में क्या करेंगे, जो आपने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आप इनमें करेंगे। ये मैंने आपको इसलिए बहुत शॉर्ट में इसलिए समझाया क्योंकि इस चैप्टर से यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इन्हीं चैप्टरों से बनेंगे क्वेश्चन, पर चैप्टर वाइज, ठीक है। इनमें पूरे चैप्टर है तो हम इनको बहुत ही डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, हम बहुत अच्छे से इन सारे चैप्टरों को भी कवर करेंगे, ठीक है। इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हमने यहाँ थोड़ा हल्का फुल्का इनके बारे में समझ लिया है। नेक्स्ट चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार यहाँ से क्वेश्चन फंसने के चांसेस बहुत हाई हैं बोर्ड एग्जाम में। मैं आपके स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन से इस बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन फिर भी आएगा। अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी देख लेना और आप एक साल बाद मुझे मैसेज करोगे इसी वाले में, मुझे मैसेज नहीं, मुझे कमेंट करोगे इसी में। तो इस बार कोऑर्डिनेशन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा।
कोऑर्डिनेशन क्या है? द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला गया? एसेंस मतलब ये एसेंशियल है, ये बहुत ही जरूरी है मैनेजमेंट के लिए, तब इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट भी उतनी अच्छी से नहीं होगा। अब जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। देखो मैं आपको इजी वे में बताता हूँ, पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैंने पहली बार कोऑर्डिनेशन कब सीखा था? जब मैं सीख रहा था बाइक। मेरे चाचा मुझे बाइक सिखाते थे, तो उसमें क्या होता था कि मैं क्लच को देर छोड़ देता था और रेस ज़्यादा दे देता था, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी। तो मेरे चाचा पीछे से बोलते थे क्लच और एक्सीलेटर का कोऑर्डिनेशन बना, मतलब इन दोनों को साथ में लेके चल। तो कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन बट द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे बोला है कोऑर्डिनेशन कोई अलग फंक्शन तो नहीं है मैनेजमेंट का, बट ये एसेंशियल है मैनेजमेंट के लिए, बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण है मैनेजमेंट के लिए। तो कोऑर्डिनेशन है क्या? जब आप क्रिकेट खेलते हो तो बोलते हैं ना हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनाओ। तो कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, एक साथ लाता है एक्टिविटीज को डिफरेंट डिपार्टमेंट की और इंडिविजुअल की, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम होते हैं उन सबको ये एक साथ लाता है, इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन को, सबको साथ में लेके आता है ताकि हमारा जो कॉमन गोल है वो पूरा हो जाए। मैंने आपको यहाँ बताया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइजिंग अगर आप करोगे, स्टाफिंग करोगे, डायरेक्टिंग करोगे, कंट्रोलिंग करोगे, इन सब में अगर आप कोऑर्डिनेट अच्छे से करोगे तभी आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से फॉलो होगा। अगर आप इसमें कहीं आनाकानी कर लेते हो, आपने प्लानिंग करी, ऑर्गेनाइजिंग करी, स्टाफिंग करी, पर आपने डायरेक्टिंग अच्छे से नहीं करी, आपने प्लान बना लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, टास्क सबको दे दिया, स्टाफ कर लिया, रिक्रूट भी कर लिए एम्प्लॉय, पर आपने उनको बताया नहीं काम कैसे करना है, गाइड नहीं किया, उनको लीड नहीं किया, मोटिवेट नहीं किया, तो क्या एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा? नहीं। तो मैनेजमेंट आपका यहीं फेल हो गया। तभी तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है मैनेजमेंट के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंटीग्रेट, ये सबको साथ में लेके आता है, तो इंडिविजुअल को भी साथ में लेके आता है, डिपार्टमेंट्स को भी साथ में लाता है, ताकि जो हमारे जो कॉमन गोल्स हैं वो अचीव हो जाए। इट इज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैंने बहुत बार डाल दिया है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्यों? क्योंकि ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है इस बार ये गारंटीड तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इतने बार बोल दिया, अब तो तुमने पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एज अ रिक्वायरमेंट इन एवरी फंक्शंस एंड ऑल लेवल्स टू सिंक्रोनाइज इफेक्ट एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है, जो सारे फंक्शंस और सारे लेवल्स, मैंने आपको लेवल्स बताए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि सारा काम अच्छी से हो और जो हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं वो कम हो जाएं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज अ नॉट अ सेपरेट फंक्शन, मैंने और भी एक बार और बता दिया, ये सेपरेट फंक्शन नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, जितने भी फंक्शन है उन सबको साथ में लेके आता है कोऑर्डिनेशन, ये है। होप आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। अब फीचर्स क्या हैं कोऑर्डिनेशन के? देखो इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, इंश्योर दैट वर्क ऑल इंडिविजुअल डिपार्टमेंट असाइन द ऑर्गेनाइज। देखो इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, मैंने बोला कोऑर्डिनेशन क्या है, सबको साथ में लेके आता है, तो ग्रुप एफर्ट सारे ग्रुप्स को साथ में लाता है, डिफरेंट पीपल्स को, डिपार्टमेंट्स को साथ में लाता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं। यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है, अवॉइड डुप्लीकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। देखो यूनिटी ऑफ एक्शन, अगर हम सब साथ में काम करेंगे, क्या पता डुप्लीकेशन हो जाए, काम दो बार हो जाए, ठीक है। अगर कई सारे लोग साथ में आ जाते हैं तो लड़ाई होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोऑर्डिनेट अच्छा होगा, अगर कोऑर्डिनेशन बन के चलेगा मैनेजमेंट के अंदर, तो ये दोनों चीज़, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क और कॉन्फ्लिक्ट होने भी कई कम हो जाएंगे। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक ये चलता ही रहता है। परवेसिव फंक्शन हर जगह चाहिए होता है। देखो कोऑर्डिनेशन हमें भी चाहिए होता है, हमारी टीम मुंशी को भी चाहिए होता है, हमारी पूरे टीम मुंशी की फैमिली को भी चाहिए होता है, घर में आपकी मम्मी को भी चाहिए होता है, वो भी कोऑर्डिनेट करके चलती हैं। आप अपनी पढ़ाई के साथ भी कोऑर्डिनेट करके चलते हो, हॉस्पिटल्स, स्कूल, बिजनेसेस, कहीं भी ले लो, कोऑर्डिनेशन परवेसिव है। परवेसिव का मैंने आपको बता भी दिया था, हर जगह होता है, हर जगह। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? परवेसिव फंक्शन है, ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या क्या है, नीड क्यों, कोऑर्डिनेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है।
नीड क्या क्या है कोऑर्डिनेशन की, ग्रोथ इनसाइड एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगा द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट इंक्रीज, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं और डिपार्टमेंट बढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन हेल्प अवॉइड कंफ्यूजन एंड ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज, तो कोऑर्डिनेशन क्या करेगा, कंफ्यूजन हटाएगा कि किसने क्या काम, ओवरलैपिंग और डबल काम कम हो जाएगा। फंक्शनल डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट हैव डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग गोल्स होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंस्टॉल्ड एट ऑल डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर फॉर कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर डिपार्ट, सेल्स डिपार्टमेंट का अलग गोल होता है कि हाँ इन्होंने इस महीने इतनी सेल्स कंप्लीट करनी है, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग गोल होता है, पर अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा ये सारे गोल्स चल किसके ले रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। अगर सेल्स अच्छी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली है बात है बढ़ेगी, तो अगर इन सब में कोऑर्डिनेशन होगा, सेल्स वाला मार्केटिंग वाले के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलेगा, मार्केटिंग वाला फाइनेंस के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलेगा, तो मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, बहुत एफिशिएंट, बहुत इफेक्टिवली काम हो जाएगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से चलेगा। स्पेशलाइजेशन क्या है, वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, वर्क अलग अलग स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में बांटा जाता है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो गया। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड इन ऑल दीज डिपार्टमेंट ताकि कॉन्फ्लिक्ट कम हो, देखो कोऑर्डिनेशन हर किसी के में बना के चलना, कॉन्फ्लिक्ट कम होना, क्योंकि डिपार्टमेंट बढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, सेल्स वाला अपने में ही लगा रहेगा, फाइनेंस वाला अपने में ही लगा रहेगा, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट बनने के चांसेस हाई हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे। ये चैप्टर हमने यही इजीली खत्म कर दिया है। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, देखो ये चैप्टर खत्म हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर आएगा 3 या 4 दिन के अंदर, ठीक है। तब तक आपने इसको पूरा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा जिसको आप कमेंट में बताओगे, और आपको कहाँ पे क्या समझ में नहीं आया, ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहला पार्ट देखोगे। तो पार्ट 1 को देखो, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आप उसको देखते हो तो आपका यहाँ इंटरलिंक होगा और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पार्ट 1 को जाके देखो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग अपनी पढ़ाई अभी से कंटिन्यू रखो, जो नहीं आ रहा कमेंट करो, जितने हो सकते हैं, जितने डाउट्स आप पढ़ोगे उतने आपको डाउट्स आएंगे, पढ़ना स्टार्ट करो। नेक्स्ट चैप्टर आएगा 3-4 दिन में, तब तक के लिए आप तैयार रहो। थैंक यू। सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल, द चैम्प इज इन मेकिंग।